लेट अस कंटिन्यू विद आवर फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ इजी वाले फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस वीडियो में उसके आगे के कुछ और थोड़े मीडियम यानी थोड़े इजी है, थोड़े डिफ़िकल्ट है, ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ योर पार्ट 2, एंटीथीसिस। नाउ व्हाट इज़ एन एंटीथीसिस? एंटीथीसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़ आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस टू क्रिएट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। यानी एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ड्स या फिर आइडियाज़ इस कदर पेश किए जाते हैं कि टोटली अपोजिट कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। यू कैन सी हियर। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। सी हियर, सो क्लोज येट सो फार। जो अपोजिट वर्ड्स है मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके दिए हैं। क्लोज एंड फार, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स, सो इट इज़ एन एंटीथीसिस। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? एंटीथीसिस, क्योंकि यहाँ पर क्लोज और फार ये दो कंप्लीट अपोजिट वर्ड्स एक ही लाइन में दिए गए हैं। और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यानी मैन प्लान करता है और गॉड उनको बिगाड़ता है यानी कि वो अपनी मर्जी से चलाता है। नेक्स्ट, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यानी बोलना चांदी के जैसे है लेकिन चुप रहना सोना है। सो हियर स्पीकिंग एंड साइलेंस, अपोजिट टू कंसेप्ट्स एक ही लाइन में दिए गए हैं। देन, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। एयर यानी गलती करना, फॉरगिव यानी गलती माफ़ करना। तो एक ही सेंटेंस में बताया गया, देखो, एक है गलती करना, दूसरा है गलती को माफ़ करना। अपोजिट आइडियाज़ एक ही लाइन में दिए हैं। सो ये हो गया एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच। देन, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। यानी कई लोगों को बुलाया गया लेकिन कुछ ही को चुना गया। सो हियर मैनी and few, these opposite words are placed in one single line, इसलिए ये हो गया antithesis figure of speech. Is it clear? Let us proceed to the next figure of speech, hyperbole. ये भी एक सिंपल सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहचानने में आसानी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको उस सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग समझना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें आइडिया को एग्जैजरेट किया जाता है। एग्जैजरेट यानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स। मैंने तुमको 1000 बार बताया है। ये हम नॉर्मली बोलते, देखो, अरे कितनी बार तुमको बोलूँ मैं, 1000 बार तो बोल चुकी। तो क्या एक्चुअली हम कभी 1000 बार कोई बात बोलते हैं? नहीं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल समथिंग 1000 टाइम्स। 1000 बार हम किसी को बोलने तक इतना होता नहीं कि इसको समझ में नहीं आए। तो इस कदर यहाँ पर हाइपरबोल, दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। अभी हाइपरबोल के और एग्जाम्पल्स देखो। शी हैज़ मिलियन टॉयज़ एट होम। यानी उसके पास करोड़ों की तादाद में खिलौने हैं। इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है किसी बच्चे के पास लाखों करोड़ों की तादाद में खिलौना होना? नो। देन दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। यानी किसी चीज़ को हम हद से ज़्यादा, बेहद बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, सी, दे वर सो टायर्ड, यहाँ पे टायर्ड आएगा, आई एम सॉरी, दैट दे कुड स्लीप फॉर अ ईयर। यानी वो इतने थक चुके थे कि वो कम से कम 1 साल सो जाएंगे। नाउ टेल मी, इज़ इट पॉसिबल कि कोई भला इतना थक सकता है कि वो पूरे 1 साल तक लगातार सो पाएगा? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज़ हाइपरबोल। माई डैड कैन लिफ्ट अबाउट 2 टन्स ऑफ वेट। मेरे फादर एक वक्त 2 टन किलो का या 2 टन वज़न का कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। ये है हाइपरबोल। देन, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक अक्का घोड़ा खा सकती हूँ। नॉट पॉसिबल। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज टोटोलॉजी। अब ये टोटोलॉजी क्या होता है?
टोटोलॉजी एक सिंपल बहुत कम पाए जाने वाला लेकिन समझने में बहुत आसान सा वर्ड फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स, यानी एक ही लाइन में आपको कभी कभी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स मिलते हैं। सिनोनिम्स कह सकते हैं हम इनको। एक ही लाइन में इस्तेमाल होता है ताकि उनके ऊपर एम्फेसिस दे सके पोएट या जो राइटर है, राइट। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। यू कैन सी शी इज़ अ ब्यूटिफुल प्रिटी गर्ल। नाउ टेल मी, ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, प्रिटी का मतलब भी है खूबसूरत। इसका मतलब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर क्या करना है, स्ट्रेस करना है, एम्फसाइज करना है उसको। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स इस्तेमाल किए ताकि उस लड़की की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है वो हमें उसका अंदाज़ा आ जाए। तो टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कब यूज़ होता है, जब किसी चीज़ को हमको स्ट्रेस करना है। तो स्ट्रेस करने के लिए ये एक तरीका है कि हम एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स साथ में यूज़ करें। ओके, सो इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड टोटोलॉजी। सी हियर, मीनिंग आपको दिया है इसका। नाउ और एग्जांपल्स देखो इसके। इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट, यानी मेरी सोच में मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमको जाना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी होगा। तो इन माई ओपिनियन यानी मेरी सोच के मुताबिक, या फिर आई थिंक मुझे ये लगता है, ये दोनों के मतलब सेम हो गए। सने इन माई ओपिनियन एंड आई थिंक दैट, दोनों का मतलब सेम ही हुआ कि मुझे ऐसा लगता है। सेकेंड, द बॉय इज़ ब्रेव एंड करेजियस, वो लड़का बहुत ही बहादुर और बहादुर है। ब्रेव एंड करेजियस, हिम्मत वाला। सो हियर उस बॉय की ब्रेवरी, उसकी जो बहादुरी है उसको हम क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच टोटोलॉजी। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, द फास्ट कार वेंट रैपिडली, द कार जो ऑलरेडी फास्ट थी वो रैपिडली चली गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ही मीनिंग के दो अल्फाज साथ में आए ये जताने के लिए कि कार का स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा था। देन चिल्ड्रन लाइक स्वीट शुगरी चॉकलेट्स, स्वीट यानी मीठा, शुगरी यानी भी शक्कर के जैसा यानी मीठा। तो यहाँ पर क्या हो गया, चॉकलेट्स की मिठास या फिर बच्चों की पसंद सबसे मीठी चॉकलेट रहती है। तो ये स्वीट एंड शुगरी बताता है कि यहाँ पे टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। सो आई रिपीट, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कैसे पहचानना है, जब एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स एक लाइन में आते हैं। यू कैन से सिनोनिम्स, समान मीनिंग वाले, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ओके, let's go to the next figure of speech, transferred epithet. Now what is transferred epithet? In this transferred epithet, a qualifying adjective is transferred from one noun to another noun to which it does not technically belong. यानी transferred epithet में क्या होता है, एक नाउन, यानी एक नाउन कैसा है ये बताने के लिए उसकी जो क्वालिटी है वो दूसरे नाउन को लगाई जाती है जो एक्चुअली उसके साथ रिलेट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल देखो, मीनिंग पहले पढ़ के लो आप, हिंदी, उर्दू या मराठी में। दिस इज़ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको अभी, देखो। आई हैव अ स्लीपलेस नाइट्स ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम। इसका मतलब है एग्ज़ाम के वक्त मैं स्लीपलेस यानी मेरी रातें, स्लीप मतलब है एग्ज़ाम के वक्त मैं स्लीपलेस यानी मेरी रातें स्लीपलेस रहती है। तो क्या सच में मुझे बताओ, कैन यू टेल मी, कैन अ नाइट बी स्लीपलेस? क्या आप बता सकते कि कभी कोई रात स्लीपलेस यानी बिना नींद की हो सकती है, रात और बिना नींद की? नो। देन सो हु इज़ एक्चुअली स्लीपलेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स? तो ये बताओ, एग्ज़ाम के वक्त एक्चुअली बिना नींद का या जिसको नींद नहीं आती ऐसा कौन है? तो वो शख्स है आई, यानी मैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट द एडजेक्टिव विच इज़ एप्लीकेबल टू आई, जो आई का एडजेक्टिव है, जैसे कि स्लीपलेस कौन है? मैं। ये उसको ना लगाते हुए लगाया गया है नाइट्स को, स्लीपलेस नाइट्स। समझ में आ रहा है?
इस वजह से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या है? जो एडजेक्टिव एक्चुअली एक दूसरे नाउन को लगना चाहिए या प्रोनाउन को लगना चाहिए, तो ये आई स्लीपलेस होने की जगह पर बताया है कि नाइट्स स्लीपलेस है। इसका मतलब आई का एडजेक्टिव उसको ना लगाते हुए दूसरे नाउन को लगाया है, लेकिन इसका मीनिंग यही हुआ कि मेरी रातें कैसी थी, स्लीपलेस, यानी यही कहना है कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे नींद नहीं आती। लेकिन ये क्या है? पोएटिक डिवाइस है, एक पोएट्री राइटिंग का एक टेक्निक है, ताकि हमारी पोएट्री इफ़ेक्टिव हो, इसलिए वो इस तरीके से लिखा गया है। Some more examples I'll show you. They lived in a happy home. Now tell me, क्या घर खुश रहता है या घर में रहने वाले लोग? Of course they, यानी they are happy actually, लेकिन यहाँ पर बताया है happy home. So they lived in a happy home, ये हो गया transferred epithet, क्योंकि home happy नहीं है, बल्कि वो लोग happy है जो उस घर में रहते हैं। Next, the father's angry belt hit him. फादर के गुस्से वाले बेल्ट ने उसको मार दिया। नाउ टेल मी, क्या बेल्ट कभी गुस्से वाला हो सकता है? नो, ये है वो फादर, यानी खुद फादर एंग्री है। यानी यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए कि एंग्री फादर ने उस बच्चे को बेल्ट से मारे। तो यहाँ पर एंग्री फादर होने को है, लेकिन एंग्री को फादर को लगाने की जगह पर बेल्ट के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। Then the students had a funny day. Now tell me, can a day be funny? कोई दिन फनी नहीं होता है, तो उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ या फिर लोग उसको कैसे एंजॉय करते हैं उसके ऊपर उस दिन को हम मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि द स्टूडेंट्स हैड फनी डे, इसका मतलब बच्चों ने फ़न किया उस दिन, बच्चों ने वो दिन एंजॉय किया, बच्चों ने फ़न किया। सो फनी स्टूडेंट्स थे, बच्चों ने फ़न किया ना, नॉट द डे। वही जगह पे हम चेंज कर सकते, द स्टूडेंट्स हैड अ सैड डे, तो दिन सैड या फनी नहीं होता है, उसको महसूस करने वाले जो लोग हैं वो उनको एडजेक्टिव उनका होता है, वो उनको लगता है। यहाँ पर एन्जॉय फन कौन करता है? स्टूडेंट्स। तो ये फनी स्टूडेंट्स होने की जगह पे डे को लगाया है, इसके लिए ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। देन द लेबरर्स वॉकड ऑन द वेरी रोड। नाउ टेल मी, लेबरर्स यानी जो काम करने वाले मजदूर रहते हैं, वो दिन भर का काम करके रास्ते पे चल रहे, बट यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग कहाँ पर चल रहे हैं? वेरी, यानी थके हुए रोड पर चल रहे। नाउ टेल मी, दिन भर का काम करके वो मजदूर थके होते हैं या रास्ता थक जाता है? यस, ऑफ कोर्स लेबर्स, वो मजदूर थके हुए, इसके लिए यहाँ पर क्या है? द लेबरर्स विच दे आर वेरी, वो थके हुए, यानी यहाँ पर उनको कहना है कि वो थके हुए मजदूर रोड पर चल रहे थे या चल दिए। तो ये वेरी लेबरर्स को लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो जोड़ दिया है रोड के साथ, इसके लिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। गोइंग टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, क्लाइमैक्स। इसको समझना भी वैसे आसान है, कैसे? देखो, इन दिस आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस टू बिल्ड टेंशन और टू एंड ऑन अ हाई नोट। यानी यहाँ पर कोई भी जो आइडिया उनको लिखनी है, कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी इवेंट, कोई बातें होती जाती है, वो एक के बाद एक हो जाती है, मिक्सअप नहीं है, जम्बल्ड नहीं है। पहले आहिस्ता, फिर ज़रा उसकी टेंशन, जो उसका नोट है वो ज़रा हाई लेवल पे बढ़ता है और फिर वो हायर हो जाता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। जैसे कि ज़रा उर्दू में, हिंदी में और मराठी में भी पढ़ेंगे जिनको समझ में आता है। एंड देन फर्दर, इसका एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में। सी, दे अराइव्ड, दे फॉट एंड दे कैप्चर्ड, वो आए, वो लड़े और वो जीत गए। यहाँ पर ध्यान से देखो, हियर when there is any fight, जब कोई भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, यूजुअली द फाइटर्स कम टुगेदर, झगड़ने वाले या लड़ने वाले लोग पहले साथ में आते हैं, दे अराइव टुगेदर। स्लोली द क्वारल ग्रो सीरियस, फिर उनका झगड़ा बढ़ते जाता है, एंड द फाइट बिगिंस, और फिर लड़ाई शुरू होती है, एंड फाइनली समवन विंस एंड द अदर लूजेस, कोई जीतता है तो दूसरा हारता है। तो इस तरीके से दिया है, वो आते हैं, वो लड़ते हैं और वो जीतते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या है? लाइन ऑर्डर दी है, आना, लड़ना, जीतना। तो यहाँ पर हमको फिगर ऑफ स्पीच मिलता है क्लाइमैक्स। एक ऑर्डर में हमको क्या दिया है? कोई भी घटी हुई बात बताई जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस।
तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ना मुझे आराम मिला, ना कोई खुशी मिली, ना कोई सुकून मिला। राइट, सुकून कब मिलता है? जब हम खुश होते हैं। खुश कब होते हैं? जब हमको आराम मिलता है, यानी छोटे से बड़ा। रेस्ट यानी मामूली 2-3 मिनट बैठना भी रेस्ट होता है। जॉय, ज़रा फ्रेश रखते हैं तो हमको हम खुश होते हैं। एंड पीस यानी क्या? ओवरऑल सबसे बड़ी बात हुई। तो यहाँ पर कहना है कि रेस्ट, जॉय और पीस ये लाइन से एक के बाद एक दिए हैं, इसके लिए ये हो गया क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, विल हियर हिम, विल फॉलो हिम, विल डाई विथ हिम। हम उसकी बात सुनेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसके साथ मर जाएंगे। ये यूजुअली कौन बोलते हैं? जब किसी भी लीडर के उसके फॉलोवर्स जो रहते हैं कहते हैं कि नहीं ये हमारे लीडर है, हम उनकी बात सुनेंगे, हम उनको ही फॉलो करेंगे और उनके साथ मर जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर बताना है क्या कि एक ऑर्डर है, हम उनकी बात सुनेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे और उनके साथ मर जाएंगे। चाहे भी जो भी काम है, फ्रीडम का हो, आज़ादी के लिए लड़ रहे या किसी भी राइट के लिए, किसी भी हक के लिए। तो ये क्या है? देखो लाइन से बढ़ते जा रहा है, हियर, फॉलो एंड डाई। ये हो गया क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। देन नेक्स्ट, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। ये भी क्या हो गया? क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। नाउ वन मोर देखो, शी बॉट अ बाइक, अ कार, एन अपार्टमेंट एंड अ बिग मॉल इवेंचुअली। उसने शुरू में एक छोटी सी गाड़ी ली, फिर कार ली, फिर एक बड़ा अपार्टमेंट लिया एंड फाइनली एक बड़ा मॉल खरीद लिया। सो क्या हो गया? जो भी उसने लिया वो देखो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। मामूली बाइक से फिर कार, फिर बड़ा अपार्टमेंट और फिर एक बड़ा मॉल बढ़ती गई। उसकी ऑर्डर क्या है? असेंडिंग, बढ़ती जा रही है। ओके, तो इन सब चीज़ों में यानी इन सारी लाइंस में हमको क्लाइमैक्स ये फिगर ऑफ स्पीच मिलता है। देन गोइंग टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन। ये एकदम आसान फिगर ऑफ स्पीच है, आपको पता है। जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं जिसमें वर्ड्स एंड आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ दिए जाते हैं। वर्ड्स और आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी हम बोलते हैं ना, हमारी जो जज्बात रहते हैं, हम इमीडिएटली सडनली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, व्हाट अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस था, कितनी बेहतरीन अदाकारी थी वो। ओ दैट आई वर यंग, काश मैं जवान होता या होती। हाउ नाइसली शी डांस्ड ऑन द स्टेज, कितनी खूबसूरती से वो स्टेज पर नाची। व्हाट ब्यूटीफुल सीन इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। सिंपल बात, सबके आखिर में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पहचानना एकदम आसान है। दिस इज़ एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच। शुरुआत देखो, WH यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपको पोएम में मिलता है तो यहाँ पर हमको आसानी से लिखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही है तुम्हारा नेक्स्ट वाला, यानी इस वीडियो का आखिरी फिगर ऑफ स्पीच है, वो है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन यानी क्या? सवाल पूछना, सिंपल। तो यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर रेटोरिकल इफेक्ट, बट नो आंसर इज एक्सपेक्टेड टू सच क्वेश्चन। यानी किसी भी पोएम में या राइटिंग में क्या होता है कि एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन उस सवाल का जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। वहाँ पर सवाल के जवाब की कोई भी उम्मीद नहीं करता। जैसे कि देखो, What would you do if you were me to prove that you were you? ये ट्विंस पोएम है 9th स्टैंडर्ड की आपकी। वहाँ पर देखो आपको ये पोएम दी गई है, What would you do if you were me to prove that you were you? तुम क्या करते अगर मेरी जगह तुम होते, ये साबित करने के लिए कि तुम हो। जवाब की उम्मीद नहीं है, सिर्फ इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए शायर ने यहाँ पर ये लाइन इस्तेमाल की है और उसको क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हाउ कैन द एथियोपियन चेंज स्किन, यानी कैसे निग्रो लोग अपनी स्किन चेंज कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। निग्रोज जो नेचुरली उनकी स्किन डार्क है वो अपनी स्किन का कलर नहीं बदल सकते, यानी यहाँ पर जवाब नहीं एक्सपेक्टेड है। देन कैन फ्लैटरी सूद द डल एंड कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। फ्लैटरी यानी किसी की भी ओवर तारीफ करना किसी की डेथ यानी डल एंड कोल्ड ईयर ऑफ डेथ को सूद कर सकता है? नो। What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Now tell me, किसी इंसान को पूरी दुनिया मिल जाए, दुनिया की दौलत मिल जाए और उसका सोल निकल जाए यानी वो मर जाए, तो उसको क्या हासिल होगा? उसका फ़ायदा क्या है? क्या मुनाफा है?
नथिंग, यानी ऐसे सवाल पोएम में पूछे जाते हैं जिनके जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि उसी में जवाब क्या है, छुपे हुए रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच भी ख़त्म होता है। हमने कुछ ईजी, थोड़े कंफ्यूजिंग ऐसे फिगर ऑफ स्पीच भी दिखे, इससे भी डिफ़िकल्ट है वो हम लोग पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय देन, अल्लाह हाफिज़।